Hi guys, I'm Jatin Verma. So guys, let some more people join in and then we will start with the issue. तो आज का हमारा इशू रहेगा important bills and legislations that were passed by Parliament in 2017, which are most important for UPSC Civil Services exam, upcoming one 2018. So I'll also be providing a write-up. Let some people join in and then we'll talk about other things. ये जो write-up है, basically this write-up will be containing all the important salient provisions, right? कुछ चीजें जो हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट हैं दैट आई विल बी हाईलाइटिंग इन दिस लाइव सेशन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द थिंग्स लाइक जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर बिल है, HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे. आई कैन सी द नंबर राइजिंग. सो एक तो सबसे पहला बिल है HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2017. ये बिल अप्रैल 2017 में पास किया गया. तो इस बिल के बेसिकली प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं कि एक तो पहले क्रिटिसाइज किया जाता था, पहले डिस्क्रिमिनेट किया जाता था HIV और एड्स पेशेंट्स को, चाहे इवन इफ वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, रेंटिंग द अकोमोडेशन टू पीपल अफेक्टेड बाय HIV was treated like some kind of communicable disease by the people who are unaware about this thing. So now the government has rightfully done that जो approximately 21 लाख लोग हैं, 21 lakh people, now they cannot be discriminated solely and wholly on the basis of the fact that the people are like HIV and AIDS affected. तो salient provisions है एक तो employment में, health care services provide करने में, या फिर renting the property, standing for public और private office. अगर कोई HIV या AIDS affected patient है, या वो पंचायती राज इलेक्शंस या MLA के इलेक्शंस या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो भी उन्हें इस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन या कोई भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेट उनके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता. और इंश्योरेंस कंपनीज, सबसे इंपॉर्टेंट इस बिल का पार्ट ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है, दे कैन नॉट डिनाई दी इंश्योरेंस पॉलिसी टू दीज पीपल. यानी कि इवन इफ दे चार्ज द हायर प्रीमियम, देन ऑल्सो दे विल हैव टू प्रोवाइड द पॉलिसी टू दीज इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल हेल्थ पॉलिसी, अनलेस बेस्ड ऑन एक्चुरियल स्टडीज. एक्चुरियल स्टडीज वो होती हैं कि जो एस्टिमेशन इंश्योरेंस कंपनीज लगाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के एक्चुरी एडवाइजर्स होते हैं. अगर जब तक वो मना नहीं कर देते पॉलिसी के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, अगर हम नाम भी लें HDFC या ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, ये HIV अफेक्टेड पेशेंट्स को इंश्योरेंस फैसिलिटी डिनाई कर देते थे. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है. एंड दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एटलीस्ट. और HIV टेस्टिंग इज नो लॉन्गर अ प्री रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट. यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, शादी करने के लिए, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर कहीं पे भी HIV टेस्ट आपका अनिवार्य नहीं किया जा सकता, मतलब मैंडेटरी नहीं किया जा सकता. बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर पॉजिटिव राइट्स कॉन्फर्ड ऑन पर्सन्स विद HIV. पॉजिटिव राइट्स क्या है? HIV पॉजिटिव पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18 years हैव द राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड अकोमोडेशन, शेयर्ड हाउस होल्ड. यानी कि कुछ अगर गांव दराज के रूरल एरियाज में सी देन पीपल, यानी अगर इफ देयर वाज अ चाइल्ड इन द फैमिली, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था घर से कि इफ ही इज एड्स अफेक्टेड या HIV अफेक्टेड. नाउ दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द न्यू HIV एक्ट. सो दोज आर ज्वाइनिंग लेटर. तो उनके लिए बता दें, हम HIV एक्ट डिस्कस कर रहे हैं, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017, व्हिच वाज पास्ड in the month of April 2017. ये इंपॉर्टेंट बिल्स पे ये इशू है, जो इंपॉर्टेंट बिल्स पार्लियामेंट ने पास करे 2017 में. This is not the list of, or we are not going to discuss all the bills. We are only going to talk about the most important bills from the point of view of UPSC. And this PDF will be uploaded on my Telegram channel as well as ये Facebook प्रोफाइल पे भी इसका Google Drive लिंक अवेल करा दिया जाएगा. And this bill, basically ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, this is a part of polity and governance course. This is a premium material जो कि वहां पे दिया जाता है. तो you can consider enrolling yourself in this polity and governance course also, जिसके लिए लिंक जो है इस वीडियो के एंड में I will provide. अब अगर इस बिल की हम एनालिसिस करें, इसमें लेकुने क्या है? अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि also highlight the लेकुने. तो इस बिल का ड्रॉबैक ये है, बहुत अच्छा बिल है ये, but the point is it places an obligation on the state government. हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. तो केंद्र सरकार ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बिल तो बना दिया, लेकिन उस बिल का जो बोझ है वो राज्य सरकार पे आएगा. तो स्टेट गवर्नमेंट पे अगर बर्डन आएगा, ऑलरेडी अगर स्टेट गवर्नमेंट्स वर केपेबल इनफ, why would they wait for the central government bill? They would have themselves enacted a national HIV and AIDS policy या ये सब करके बिल को पास कर देते. या अगर हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है,
तो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर देती है इस दायरे में। अब स्टेट गवर्नमेंट पे जो बर्डन डाला गया है, स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट एज फार एज पॉसिबल, मेकिंग इट वीक एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन। नाउ आई विल प्रोवाइड द डिटेल्स एज फार एज पॉसिबल। मैं अगर ये कहूं कि मैं एज फार एज पॉसिबल मैं डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, एम आई नॉट एब्डिकेटिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? So somewhere bill के provisions बहुत अच्छे हैं. That is why we say in India that we have got very good policy, we have got very good laws. But when it comes to implementation of laws, we find the country to be lacking in terms of implementation. That is where it is happening, right? A concrete assurance and safeguard of treatment in the Indian Constitution. अगर आप directive principles, if I ask you a question कि सुनने तो सब आ गए हैं भजन कीर्तन, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा है जो हेल्थ के बारे में हमसे बात करता है, राइट? कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं व्हिच टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ हेल्थ। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम गोइंग थ्रू ऑल द कमेंट्स, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप वो भी पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम एज फार एज पॉसिबल। तो ये चीज है। इसके बाद में दूसरा बिल हमारा आता है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल। तो गाइस, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल का एनालिसिस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल IAS, आई एम सेइंग यूट्यूब चैनल IAS तैयारी विद जतिन वर्मा, आप जाके वहां पे देख सकते हो, ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। तो ऋषिकेश, योर अखंड प्रताप सिंह आर्टिकल, अलका पांडा आप कह रहे हो 42, अखंड प्रताप सिंह 47, ये आर्टिकल नंबर बता रहे हैं लोग, प्लीज अदर्स प्लीज क्रॉस चेक कि ये सही है या नहीं। देन मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल है, हमने ये DNA में भी बात करी है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल, इंडिया की मैटरनिटी एक्ट को अब 2 ILO की कन्वेंशन हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन। शैल आई डाइवल्ज द नंबर या आप में से कोई बताने को तैयार है? अच्छा ले लो 5 मिनट, मेरे को बताओ मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया ने पास करा है वो कौन सी 2 ILO कन्वेंशन के साथ इंडियन लॉ को कंप्लायंट बनाता है। अब इस लॉ के नए प्रोविजंस क्या हैं? Women working in the organized sector, mind the word organized sector while attempting the questions and prelims, organized sector पे आपको इंपॉर्टेंस देना है, will now be entitled to paid maternity leave. Maternity leave क्या होता है? यदि कि कोई अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो in order to take care of her fetus and in order to take care of her newborn baby, उनको 6 months की 26 weeks की लीव जो है maternity leave without any deduction in the pay, यानी कि अगर वो 50,000 सैलरी ऑलरेडी ले रहे थे, 50,000 सैलरी उन्हें मिलती रहेगी बावजूद इसके कि वो 6 महीने में एक भी दिन ऑफिस नहीं गई, even only when it is a maternity leave, right? तो इसमें कुछ प्रावधान है कि 26 वीक पहले बच्चे के लिए, उसके बाद दूसरे बच्चे के लिए थोड़ी कम, तीसरे के लिए थोड़ी और कम, चौथे के लिए थोड़ी और कम, चौथे के लिए इतनी कम हो जाती है 6 वीक्स पे बात आ जाती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं बिल का क्रिटिसिज्म कि चौथे बच्चे के लिए मतलब इतनी कम क्यों। यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव पॉलिसी है गवर्नमेंट की इन ऑर्डर टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम हैविंग मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो एक ठीक बात है, लेकिन चौथे बच्चे का क्या कसूर। अब दूसरी चीज ये है, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ये अप्लाई होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ये अप्लाई नहीं होगा। माय पॉइंट इज, और द क्रिटिक्स पॉइंट इज, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ऑलरेडी इनकी पे पैकेजेस, इनकी कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि जो HDFC में जॉब कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन टी गार्डन्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं काम करती हैं, जैसे आप देखते हो कि कोई किसी के खेतों में 200 रुपए 300 रुपए पे काम कर रहा है, उनको ये बिल कवर नहीं करता। उसके लिए जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना थी, कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन ये क्रिटिसाइज कर रही है कि उसको और डाइल्यूट कर दिया गया है। 6,000 का जो कंडीशनल कैश इंसेंटिव महिलाओं को मिलना था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाओं को, फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर मैटरनिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर न्यूबॉर्न बेबी, उसे भी कुछ कंडीशनल कर दिया गया है, कुछ ऐसा था। प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना सरकार का ये कहना है कि दैट विल टेक केयर ऑफ दी वर्कर्स, फीमेल वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बात जब हम अगर इंटरलिंकिंग करें इसका, ऑलरेडी फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो जो है, फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर रेट जो है 26.7% है, यानी आउट ऑफ एवरी 100 women ऑफ एज ग्रुप 18+, वर्ल्ड बैंक में या ILO इसको 15+ लेते हैं, लेकिन इंडिया अगर 18 इयर्स से ज्यादा की महिलाओं की संख्या 18 to 60 इयर्स की हम देखें, तो अगर 100 एलिजिबल विमेन हैं 18 से 60 इयर्स की एज ग्रुप में, उसमें से सिर्फ 27 ही बाहर काम करने के घर से बाहर निकलती हैं, राइट। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल वर्कर्स आउटसाइड देयर यू कैन से डोमेन या अपने खेती के बाहर जो महिलाएं काम करने जाती हैं, उनकी संख्या, उनका नंबर इज डिक्लाइनिंग, सो दैट इज अ वरीसम फिनोमिना।
The bill was thought of as a kind of remedy. This will remedy the situation. Okay. Primary reason क्या होता है महिलाएं काम करने नहीं जाती शादी के बाद? शादी के बाद जो हमने बेल कर्व देखा था डीएनए में कि पहले बेल कर्व इंक्रीज होता है, पहले रेट इंक्रीज होता है, फिर प्लेटू हो जाता है, उसके बाद नीचे आने लगता है, क्योंकि जब महिला की शादी हो जाती है तो दे लीव देयर जॉब. प्राइमरी रीजन प्रेगनेंसी. अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को ये बिल थोड़ा सा आगे जाके उनको भी कवर करता या प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना को और स्ट्रेंथन किया जाता तो हमारा लेबर फोर्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमें बेहतर करने में, इंक्रीज करने में इट वुड हैव बीन इजियर. बट नाउ दिस इज अ इनसोफार एज बिल स्टॉप्स हियर कि सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को ही कवर किया जाएगा, द बिल फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस. नाउ एक और चीज इसमें है कि एक तो ये जो आपने सही बताया कि आईएलओ कन्वेंशन 183, दूसरे का नंबर चाहिए फहीम जावेद. दूसरी आईएलओ कन्वेंशन एक और है जो कि ये बिल इंडिया अब उससे कंप्लाई करेगा. कोई और भी दे सकता है इसका आंसर. देन दूसरी चीज थी कि इस पे पैटर्निटी पे अगर बच्चा साझा है, फादर का भी है मदर का भी है, सिर्फ मदर की लीव देने से क्या होता है कि मदर विल बी अ बर्डन. मदर को कोई क्यों हायर करेगा जबकि उनको 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी. फादर को कोई इससे अच्छा फिर तो ये हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर इन्फोसिस या विप्रो या टीसीएस कंपनीज जो हैं वो तो फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को ही मेल एम्प्लॉयज को ही हायर करेंगे, ना तो उनकी मैटरनिटी, क्योंकि मेल प्रेग्नेंट तो होंगे नहीं. ऑन अ लाइटर नोट, तो पैटर्निटी लीव का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए था. सो दैट इन अ वे द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म critics say will in a way dissuade the employers from hiring, will wean away the employers from hiring the female workers. क्योंकि 6 महीने की पे अगर किसी की 1 लाख रुपए पे है तो आप उसे हटा नहीं सकते हो अगर कोई मैटरनिटी लीव मांग रहा है. लेकिन अगर कोई ऑलरेडी मेल है तो मेल तो लीव मांगेगा ही नहीं. तो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो मेल एम्प्लॉय सस्ता पड़ेगा, फीमेल एम्प्लॉय महंगा पड़ेगा. तो इसी के चलते ऑलरेडी इक्वल वेजेस एक्ट है तो महिलाओं को वेजेस भी इक्वल देनी पड़ती हैं, तो फिर मैटरनिटी लीव विल बी अ बर्डन, मोर ऑफ अ बर्डन ऑन दी एम्प्लॉयर. तो ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस था. अब एक और इंपॉर्टेंट बिल, मोटर व्हीकल्स एक्ट अमेंडमेंट बिल 2017. तो इंडिया में नियरली 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स टेक प्लेस इन द कंट्री एवरी ईयर इन विच क्लोज टू 1.5 लाख लाइव्स आर लॉस्ट. तो उसके चलते ये बिल लाया गया जिसमें कि मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा. इस फंड में जो भी व्हीकल्स हम खरीदते हैं उसमें कुछ पैसा जो है फंड में डाल दिया जाएगा. उस फंड विल प्रोवाइड दी money for compulsory insurance for the vehicles. Okay, compulsory insurance not only to the vehicles but to all road users, be it the bicyclist, be it rickshaw puller, be it pedestrian. तो ये सारी चीजें I am covering under the Indian Polity and Governance course in an issue based manner. जहां पे issue आता है वहां पे ये चीजें जो है डिस्कस करी जाएंगी. तो you can consider enrolling for that course and the link for that course will be provided right below this video. Now रिकॉल ऑफ व्हीकल्स. अब आप देखते हो कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है कि टोयोटा ने अपनी कोरोला व्हीकल्स जो है, होंडा सिटी ने अपनी 1000 व्हीकल्स रिकॉल कर ली, यानी कि टेक्निकल डिफेक्ट के चलते. इस केस में रिकॉल ऑफ व्हीकल इन केस ऑफ डिफेक्ट्स कंपनी की एक वैसे चॉइस नहीं है कि कंपनी विल रिकॉल और नॉट. कंपनी को मजबूरन ये करना पड़ेगा, मैंडेटोरिली अब ये करना पड़ेगा. और अदर मेजर्स भी इस बिल में लिए गए हैं. रोड इंजीनियरिंग फॉर सेफ्टी, व्हीकुलर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन. तो फॉरेन कंट्रीज में जैसे रोड सेफ्टी एजुकेशन के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वैसे ही यहाँ पे भी अवेलिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. और ड्रंकन ड्राइविंग के लिए जो फाइन है 10,000 रुपए तक इसमें बढ़ाने का प्रावधान है. द पेनल्टी फॉर ड्रंकन ड्राइविंग विल बी इंक्रीज टू 10,000 रुपीज. राइट. सो अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग बिल पे. हेल्थ एरिना का ये बिल है, मेंटल हेल्थ केयर बिल एक्ट. तो पहले क्या होता था, यदि कोई आदमी जो है सुइसाइड अटेम्प्ट करता था तो उसको एक वैसे जेल, बेसिकली उसे ऑफेंस माना जाता था, क्रिमिनल ऑफेंस, और 6 महीने की सजा सुना दी जाती थी. बट यहाँ पे इफ अ पर्सन अटेम्प्ट्स सुसाइड, ही और शी शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस. राइट. और उसे कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी. स्टेट विल अडॉप्ट अ काइंड ऑफ सिंपैथेटिक व्यू टुवर्ड्स दैट पर्सन और उनको बेसिकली काउंसलिंग और ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी. राइट. The government shall have a duty to provide care, treatment and rehabilitation to a person having severe stress and who attempted to commit suicide to reduce the risk of recurrence of attempt to commit suicide. और अब ये मेंटल हेल्थ केयर बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, हमने डीएनए के मीडियम से भी इन्हें एनालाइज करा था. तो उसमें क्या है कि यदि कोई पर्सन, if a person is quite well today, mental health is quite good, that person can create a kind of power of attorney while he is well. कि अगर उस बंदे की मेंटल कंडीशन डिटेरियोरेट होने की कंडीशन में
his property, who will be the legal heir of that person. Okay, living will इसे बोला जाता है. Living will या health will, एक वैसे healthy will, जो भी कह सकते हो इसे, एक अगर memorization के लिए, understanding के लिए, even as a person is healthy, he can sign a living will that in case of the person's deterioration in the person's mental health or mental condition, the legal heir of that person will determine कि उसको क्या कैसा ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स देने चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए. That person can determine while that person is well. In case if that person wants कि his or her wife should determine in his place because he is unable to take the proper decision, तो वाइफ को या अपने बच्चों को लीगल हियर अपॉइंट किया जा सकता है किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए उसके लिए. और इसके साथ ही नेक्स्ट लाइव सेशन जो हम इस फेसबुक पे या यूट्यूब पे करेंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स. That will be on the important policies, important government policies in the year 2017. जो भी important policies आई हैं, जो 2-4 साल पुरानी policies है जिन पे question expected है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. Now having said that, a disclaimer from my side कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं, देखो यूपीएससी कोई गेस वर्क तो है नहीं कि कोई मैं रात में क्वेश्चन पेपर देख के आऊंगा, ऐसा तो है नहीं. तो उस इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये सारे लाइव सेशन सुनने के बाद, डीएनए सुनने के बाद भी मेरी जिम्मेवारी हो जाएगी. ये आपका लक है, लिखवा के आए हो तो मतलब क्लियर होगा, नहीं होगा तो मेरी कोई गलती नहीं होगी इसमें. देन गवर्नमेंट शैल हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड केयर, और इसमें राइट्स बेस्ड अप्रोच है. द बिल गारंटीज एवरी पर्सन द राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर. कोई जानबूझ के गुटखा खा सकता है, कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर या कुछ भी, जो भी थ्रोट कैंसर है, लेकिन कोई जानबूझ के पागल नहीं होता. तो इस केस में द बिल गारंटीज एवरी पर्सन द राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम मेंटल हेल्थ सर्विसेज फंडेड बाय द गवर्नमेंट. और इस कॉन्टेक्स्ट में नेशनल एचआईवी एड्स पॉलिसी जो है, आपको एड्स नाको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब टॉपिक्स हमने पेड कोर्सेज के लायक ही हमने डीएनए में एनालाइज कर रखे हैं. तो जो डीएनए का इंडेक्स है उसका एक कंप्लीट जून से लेकर जनवरी तक का जो कंपाइलेशन है, दैट विल बी शेयर्ड विद यू गाइस गूगल ड्राइव के थ्रू. तो वो आप उसमें जाके थीमेटिक एक टॉपिक वाइज मैनर में आप सारे जो भी एनालिसिस है उन्हें आप देख सकते हो. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इस पे एक वीडियो आई विल बी क्रिएटिंग. ये सारी पॉलिसीज वगैरह पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कोर्स में जहां जहां पे रेलेवेंट है वहां पे कवर करी जाती हैं. इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये है 2025 तक हमें अपने जीडीपी का, इंडिया के जीडीपी का 2.5% हेल्थ पे स्पेंड करना है. एंड वी हैव बीन स्ट्राइविंग हार्ड सिंस द ईयर 2002 टू अचीव दिस टारगेट, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट. लेकिन अगर आपको इसका क्रिटिसिज्म करना हो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, तो ठीक है कि हम 2.5% जीडीपी का बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये तो एक बात हो गई. लेकिन जब हमारा जीडीपी $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन हो गया है 2002 से 2017 के बीच में, तो एनी विच वे अगर हम देखें 2002 पॉलिसी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, उसका टारगेट था 2010 तक इसको अचीव करना, 2.5% हेल्थ पे स्पेंड करने का टारगेट अचीव करना, बट इट कुड नॉट अचीव दैट. बट अगर हम 2015 में देखें, इंडिया का जीडीपी $2 ट्रिलियन हो गया. तो एनी विच वे वी आर स्पेंडिंग रफली डबल ऑफ व्हाट वी वर स्पेंडिंग इन द ईयर 2002. तो दैट इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट इंक्रीज, जो एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज इंक्रीज में भी कहीं ना कहीं दिखेगा. अगर हम पहले भी 2% हम जीडीपी का स्पेंड कर रहे थे हेल्थ पे, आज भी हम $2 ट्रिलियन का, पहले हम $1 ट्रिलियन का 2% स्पेंड कर रहे थे, आज हम $2 ट्रिलियन का 2% स्पेंड कर रहे हैं. तो इन अ वे दैट इंक्रीज हैज हैपेंड, बट देन वी विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन आल्सो. अगर हर साल 5-6% इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो कंपाउंडेड रेट लगा के, ब्याज पे ब्याज, इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन लगा के, कहीं ना कहीं दैट इंक्रीज हैज बीन ऑफसेट बाय द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन आल्सो. तो ये हेल्थ पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज पे हम एक और वीडियो करेंगे, उस पे फेसबुक पे ही लाइव सेशन टाइप रहेगा. देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसके बारे में अगर हम बात करें, इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के चलते 20 वीक्स के जो हमारे यहाँ पे फीटस होता है, मतलब उसको 20 वीक्स प्रेगनेंसी को एक वैसे अबॉर्ट कराने के लिए पहले 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन, मेडिकल ओपिनियन लेना जरूरी था. लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद में अब एक डॉक्टर की ओपिनियन लेना जरूरी हो गया है. और इसमें ये दिस हैज बीन लेफ्ट टू द विमेन. अगर प्रेगनेंसी इज जस्ट अंडर 12 वीक्स, then it is up to the women without any doctor's consultation, without any doctor's certification that it is safe to abort the pregnancy. तो भी महिला 12 हफ्ते तक खुद डिटरमाइन कर सकती है. लेकिन 12 हफ्ते से 20 या 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी जो है, फॉर दैट डॉक्टर मेडिकल ओपिनियन सिर्फ एक डॉक्टर की अब मैंडेटरी कर दी गई है. अर्लियर इट वाज 2, क्योंकि इन द लाइट ऑफ इंक्रीजिंग फीटस, urban way of life,
डाइटिंग और जीरो फिगर और ये सब, विदाउट एनी ऑफेंसेस टू एनीवन। तो ये सब के चलते क्या हो रहा है कि मेडिकल जो फीटल्स प्रेगनेंसी के टाइम पे जो अबनॉर्मैलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते इसको कॉग्नाइजेंस में लेते हुए पार्लियामेंट ने ये एक्ट, इन द लाइट ऑफ डायरेक्शन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ, मतलब एक वैसे विमेन के ये जो काफी ज्यादा मेडिकल एबनॉर्मैलिटीज वर कमिंग टू लाइट, वी वर सीइंग इन द डेली न्यूज एनालिसिस आल्सो, तो इसके लिए। अब बाकी के छोटे छोटे बिल्स हैं, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए देखो, इंडिया एयर बुक का अगर हम बात करें, इंडिया एयर बुक की, तो इंडिया एयर बुक ऐसे रटने की नीड नहीं है। अब जैसे फुटवेयर बिल आया है तो सिर्फ आप लेदर इंडस्ट्री के बारे में, फुटवेयर सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, कानपुर और ये सब के बारे में, राइट। इट एस्टैब्लिशेस फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। INI क्या होते हैं? अगस्त 2017 के डीएनए में, सॉरी पीआईबी एनालिसिस में दिस वाज कवर्ड, ओके। सो पीपीटीज वगैरह जो भी पीडीएफ वगैरह किसी ने बनाया होगा, आप लोग भी शातिर हो पूरे, तो वो उसमें देख लेना इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। अदरवाइज द नेक्स्ट टाइम इट अपीयर्स इन द न्यूज़पेपर आई विल बी कवरिंग दैट आल्सो। नाउ इसके बाद तीसरा जो 7th बिल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल 2017। इट डिक्लेयर्स ट्रिपल आईटीज set up under public private partnership to be institutions of national importance. So अगर prelims में क्वेश्चन आता है कि INIs यानी कि institutes of national importance can be created by way of PPP also, public private partnership also, yes, that is possible. So under the Indian Institute of Information Technology Amendment Bill. Then coming to 8th bill, Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill. इस पे already बहुत ज्यादा discussion DNA में हो चुका है। Still लोकसभा ने इसे पास किया to strengthen, यानी कि जो ड्राइवर है मालिक की प्रॉपर्टी एक वैसे लेने के लिए, मतलब रिकवर करने के लिए, रीगेन करने के लिए, ये नहीं है कि विजय माल्या अपने ड्राइवर को या अपने पायलट को भेज दें कि मेरे को तो सरकार मेरी प्रॉपर्टी वापस देगी नहीं अंटिल एंड अनलेस ही पेज अप द एंटायर 9,000 करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स। तो अपने पायलट को या ड्राइवर को नहीं भेज दें कि मेरे नाम पे, सिद्धार्थ माल्या को भी नहीं भेज दें कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी में ऑप्शन जो हो रही है तुम जाके खड़े हो जाओ। तो ये सब किया गया है उसमें। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, और ये विजय माल्या और सिद्धार्थ माल्या ये जो है फिक्टिशियस नाम थे, इमेजिनरी नाम थे, इनका रियल नामों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे फिल्म्स में डिस्क्लेमर दिया जाता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, यानी कि इससे पहले एक और बिल आया था दैट आई विल बी कवरिंग समवेयर इन द डीएनए, यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल डिफरेंट है, एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट डिफरेंट है। I'll be doing a live session on probably on YouTube या फिर यहाँ पे, और I'll be creating a PPT वाला वीडियो YouTube पे जिसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल जतिन वर्मा 05 पे मिल जाएगा। Enemy Property Amendment Act, right? That is a very important analysis. That is a very important bill in fact. और उसके कॉन्टेक्स्ट में सिटीजनशिप का जो चैप्टर है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब अगर हम 10th बिल पे आए, कॉन्स्टिट्यूशन 123rd अमेंडमेंट बिल, क्विकली मेरे को कोई आंसर बताओ। 123rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वो किससे डील करता है? राइट, आई नीड एन आंसर। मैं बता दे रहा हूं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा रहा है। 1, 2, 3 एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएगा। इसमें लकूने क्या है बिल में? जो पहले जो था ओबीसी लिस्ट स्टेट की अलग होती थी, सेंटर की अलग होती थी। अब स्टेट की लिस्ट डिटरमाइन करने के लिए, अगर राजस्थान गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, अगर हम रीसेंट जो केस लें, राजस्थान गवर्नमेंट वांटेड टू डिक्लेयर गुर्जर्स एज दी गुर्जर्स प्लस 3 जो लोग हैं, 3 अदर कम्युनिटीज थी, टोटल 4 कम्युनिटीज थी, 5 कम्युनिटीज थी, आई एम अनेबल टू रिकॉल, उनको ओबीसी स्टेटस देने की बात हो रही थी। बट अब क्या है कि जब ये बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाएगा, बिल फाइनली पास हो जाएगा पार्लियामेंट से, देन इस बिल को जो पावर है स्टेट लेवल पे, स्टेट की ओबीसी लिस्ट, इफ यू आर अपियरिंग फॉर स्टेट और एनी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्टेड एग्जाम, देन स्टेट की ओबीसी लिस्ट अलग होती है, सेंटर की ओबीसी लिस्ट अलग होती है। लेकिन जब ये बिल बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली एक वैसे किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी दर्जा देने के लिए, ओबीसी स्टेटस देने के लिए सेंट्रल नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी क्लासेस जो है उसकी परमिशन लेना जरूरी होगा। यानी कि इट इज अ गुड थिंग insofar as politics used to feed into the declaration or granting the OBC status to any communities is concerned right before the elections, right before 6 months, just 6 months before the elections। तो पहले सरकारों को याद नहीं आती थी, जैसे ही इलेक्शंस आते थे तो जो राज्य सरकारें हैं वो ओबीसी स्टेटस देने लग जाती थी। सो एज अ काइंड ऑफ
appeasement politics. Now this bill, if and when it will be passed by the parliament, this bill will put a full stop on this kind of practice. Okay, तो पॉलिटिक्स से परे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और रैशनल क्राइटेरिया लेके ही जो कम्युनिटीज हैं उन्हें ओबीसी स्टेटस दिया जाएगा. तो ये बिल इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको आर्टिकल 338, आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना चाहिए. ऑल्दो हमने इसका एनालिसिस डेली न्यूज एनालिसिस में बहुत अच्छे से किया हुआ है. अब आते हैं 11th बिल पे, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल. तो बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज. यानी कि जो पहले रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन सेटअप पहले जो था उसकी जगह अब रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा, ताकि अगर कोई बैंक जो है बैंकक्रप्ट होता है, अगर कोई बैंक दिवालिया होता है, तो किसी के पैसे जो पड़े हैं 1 लाख रुपए तक पहले वो इंश्योर्ड होते थे. यानी कि जो मध्यम वर्ग के सेवर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनका डिपॉजिट्स वर टेकन केयर ऑफ, राइट. बट जो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए जिनके अकाउंट में पड़े हैं, अब उनको पहले वाले बिल में उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं होता था अगर बैंक दिवालिया हो जाता है. पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए था ये. Now, once enacted, the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill will result in repealing of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act. 1961 का ये एक्ट रिपील हो जाएगा, और with the repeal of this act, the deposit insurance powers and responsibilities will be transferred to the proposed resolution corporation. The new bill will complement the insolvency, यानी कि चाय कॉफी और दूध वाला रिलेशन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का और इस फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल का. तो इसकी बाकी की डिटेल्स आप जो है इसमें पढ़ सकते हो. कुछ खास क्रिटिकल एनालिसिस इस बिल का नहीं है, तो पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. नाउ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी बिल. द बिल एस्टैब्लिशेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में. It declares the institute as an institute of national importance. For prelims, very important things. Now, institute aims to provide high quality education and research focusing on themes of petroleum, hydrocarbons and energy. 13वां जो बिल है, एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2016. पार्लियामेंट ने इस बिल को अगस्त में शायद पास किया था, अप्रैल में पास किया था, अप्रैल 2017 में. It defines enemy property as any property belonging to, held or managed on behalf of enemy. तो ये चीजें जो है ये आपको बेसिकली एनालिसिस के थ्रू ही समझ आएंगी. जस्ट नोट डाउन, अगर आपके पास में इसका कोई और सोर्स है इसको पढ़ने का, तो फॉर द टाइम बिंग आप उसे पढ़ सकते हो. लेटर ऑन आई विल बी क्रिएटिंग अ थोरो आधे घंटे का एनालिसिस ऑन यूट्यूब चैनल. आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, आप वहां पे फॉलो कर सकते हो. नाउ 14th बिल जो है, एडमिरैलिटी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स बिल. इस बिल के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल अपने आप में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शिपिंग सेक्टर और ये सब इस बिल के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट. The 5 laws जो बिल जो है रिपील कर रहा है, ये बेसिकली लीगल स्कैवेंजिंग, हमने डीएनए में बात करी थी. लीगली जो स्टैट्यूट बुक पे जो बिल्स हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं जो अननेसेसरी हैं, उनको डिलीट करने का काम करता है. जो 5 लॉज ये डिलीट कर रहा है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एडमिरैलिटी कोर्ट एक्ट 1840, एडमिरैलिटी कोर्ट एक्ट 1861, देन कॉलोनियल कोड्स ऑफ एडमिरैलिटी एक्ट 1890, कॉलोनियल कोड्स ऑफ एडमिरैलिटी इंडिया एक्ट 1891. तो इनके प्रोविजंस, क्योंकि ये बिल अब डिलीट करे जा रहे हैं, इनके प्रोविजंस पे रिसर्च करने की कोई नीड नहीं है. जो थोड़ा ज्यादा जिज्ञासु लोग हैं ये उनके लिए था. इट कॉन्फर्स द एडमिरैलिटी ज्यूरिसडिक्शन ऑन हाई कोर्ट्स लोकेटेड इन कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया. जो एडमिरैलिटी ज्यूरिसडिक्शन है पहले इन एक्ट्स के तहत एडमिरल्स को दिया जाता था, लेकिन अब हाई कोर्ट्स को कैपेबल बॉडी बना दिया गया है इन सब मामलों को जांचने के लिए, जो भी एडमिरैलिटी को जो पावर्स दी गई थी. अब ये 15th लास्ट बिल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है. अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट आर दी 6 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, तो सभी कंज्यूमर हैं लेकिन किसी को राइट्स नहीं पता होंगे. 6 राइट्स अगर कोई बता सकता है तो फटाफट बता सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू डाइवर्ज हियर. नाउ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 सीक्स टू रिप्लेस आर्काइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. It takes into account the changing nature of Indian economy and the emergence of global supply chains, rise in international trade and the rapid development of e-commerce. तो की फीचर्स क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल हैव अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि एक्ट करेगा एज अ नेशनल रेगुलेटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, राइट. क्या हुआ है कि सर्विसेज सेक्टर हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया है. वी अवेल मोर ऑफ सर्विसेज देन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टुडे. तो सर्विसेज सेक्टर का कोई प्रावधान पहले का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें there were quite a few provisions dealing with the
safety and protection of the service availers, the clients. Okay, जैसे कि आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, बेस्ट एग्जांपल, व्हेन यू अवेल ऑफ सर्विसेज, किसी ने बाल ही जला दिए, मतलब रिबॉन्डिंग के चक्कर में बाल जल गए, तो ऐसे केस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चलो प्रावधान है फिर भी, लेकिन अगर मैं एयरटेल की सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, and their, you know, the committed speed is less than the actual speed is less than the committed speed, then what will happen? तो उसको, इन चीजों को cognizance में लेते हुए this bill was amended, right? Then powers to take action. The bill has a provision for product liability and provides enough powers to the regulatory authorities to recall products and cancel licenses of the companies manufacturing those products if a consumer complaint affects more than one individual. तो जैसे हमने पहले देखा कि मोटर व्हीकल्स इंश्योरेंस एक्ट में राइट टू रिकॉल है, राइट टू रिकॉल द व्हीकल्स इन केस ऑफ डिफेक्ट. So both these bills are mutually reinforcing. So the point is, when you read things, try to interlink things. So if you are, you know, writing any question on consumer protection, the provisions of consumer protection are not given only and only in the consumer protection new bill. Okay, these are given in motor vehicles insurance, motor vehicles amendment act also. Insofar as recall of defected vehicles like Toyota, not Mercedes, like Toyota और Honda City, इनका recall, स्विफ्ट में कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो अगर काफी सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है, देन ऑल दी कार्स नीड टू बी मैंडेटोरिली रिकॉल्ड बाय द कंपनी, एंड दीज कार्स, न्यू कार्स विल बी प्रोवाइडेड, और द टेक्निकल ग्लिच और जो भी डिफेक्ट है उसे सेट करके दोबारा वापस किया जाएगा. तो गाइस, एज आई सेड, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स, व्हिच इज गोइंग टू बी पार्टली इन हिंदी एंड पार्टली इन इंग्लिश, एंड द पीडीएफ ऑफ द ऑल दीज 16 जो बिल्स हैं, this PDF will be uploaded on the Telegram channel Jatin Verma 05, and Google Drive link will be shared here also. And our next live session is going to be on important national policies. And the question, in order to answer the question like whether do you need to read the entire India Air book, no need is there. You can go through the specific chapters. जैसे I told you कि leather की footwears के लिए कोई bill आ रहा है, तो only go through the leather industry part of that India Air book. If you can read leather industry or other things from somewhere else, be it from Daily News Analysis, since you have been covering the Daily News Analysis, so there is, what is India Air Book 2018? Compilation of new things that were added that happened in the year 2017. So India Air Book में वो सब चीजें update कर दी जाती हैं. Apart from, of course, the static portions like ministry के, which department comes under which ministry, or like other questions. So अगर cost benefit analysis करें, अगर हम और चीजों को रिवाइज करें, करंट अफेयर्स से थॉरो हो लें, कीपिंग द मेंस इन कंसीडरेशन, मेंस एग्जाम, तो इंडिया एयर बुक पढ़ने की कुछ खास नीड नहीं है. स्टिल आई विल कम अप विद द पेज नंबर्स इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन as to what all page numbers that you guys need to refer. Okay, you need not go through the entire India Air book, और economic survey का भी as a kind of the page numbers that you guys need to go through, at least go through the tables. And economic survey, those of you who do not know about economic survey, simply go to Finance Ministry की website and you can download the Economic Survey 2018 from there. Okay, Economic Survey के भी select pages पढ़ने हैं, कुछ select chapters हैं वो पढ़ने हैं, the details for which will be provided in the next live session. So this was all in today's live session, and the link for the Polity and Governance course will be provided in the comment section of this video. You can follow that link in order to ascertain more details about that course. Thank you. Have a good time. Bye-bye. And happy Valentine's Day in advance. Bye-bye.